नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 10th के साइंस का सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स अम्ल क्षारक व लवण ये पढ़ना स्टार्ट किया है और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है पार्ट 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्ट्स यानी कि लवण। अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि जब हम एसिड्स में बेस को मिलाते हैं, मतलब एसिड और बेस को, अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी लवण और जल। ठीक है, तो सॉल्ट बनते कैसे हैं, जब हम एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं। क्लियर है। अब यदि हमारे पास एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कैसा एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया था जिसका पीएच, देखो एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। जो पीएच होता है एसिड का, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये इस तरह से 7 से कम है पीएच एसिड का, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज़ पहले वाला पार्ट 3 देख लीजिए पीएच का। ठीक। और अगर वीक बेस होगा, देखिए एसिड और बेस तो मिला रहे हैं, लेकिन एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि पीएच जो है वो 7 से बहुत ज़्यादा कम है, और बेस कैसा है, वो है वीक। और बेस होते कितने हैं, 7 से ज़्यादा। बेस का पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि ये होता है 7 से के बाद 14 तक, है ना, राइट। 7 के बाद 14 तक, और ये ऐसे बढ़ते रहते हैं, मतलब हम इधर उधर जाएंगे तो ये बढ़ते रहेंगे। वीक है इसका मतलब ये 7 से तो ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है 7.5, 8 इस तरह से हो, राइट। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए बनेगा तो सॉल्ट ही, क्योंकि एसिड और बेस है, लेकिन उसका पीएच क्या होगा उस सॉल्ट का, दिमाग लगाइए। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो बनेगा वो एसिड की रेंज का होगा ना, है ना। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग वाला एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। शो तो क्या, इसका जो पीएच है बेसिकली वो 7 से कम होगा। क्लियर है मेरी बात बेटा। ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, मतलब 7 से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा है, मतलब 13, 14, 12 इस तरह का रेंज में है। ठीक। और एसिड वीक होगा। वीक होने का क्या मतलब है, पीएच 7 से कम है पर ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि 5, 6, 6.5 इस तरह की रेंज का एसिड है, राइट। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर से सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा, अम्लीय बनेगा या क्षारकीय बनेगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस ना, यानी क्षारक स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये वाला एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी क्षारकीय सॉल्ट बनेगा, और इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। क्लियर है मेरी बात बेटा। बस आपको इतना देखना है कि जो सॉल्ट बना है वो किससे बना है, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अम्ल यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी अम्लीय ही बनेगा, एसिडिक ही बनेगा, और पीएच 7 से कम होगा। यदि बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, यानी कि क्षारकीय, ये जो क्षारक यूज करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा सॉल्ट भी क्षारकीय यानी कि बेसिक ही बनेगा और पीएच 7 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से यदि हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो दोनों ही टक्कर के हैं ना, एक ही जैसे स्ट्रेंथ के हैं, एक ही जैसे ताकत है दोनों में, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो तब जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन सॉल्ट बनेगा, यानी इसका जो पीएच होगा वो 7 के बिल्कुल बराबर होगा। आई होप आपको याद है कि न्यूट्रल कब होता है, जब पीएच बिल्कुल 7 होता है, एग्जैक्टली 7 होता है। क्लियर। तो ये आपको 3 कंडीशन समझ में आ गई। आपके मन में एक और कंडीशन आ रही होगी कि जब दोनों ही वीक हो, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस, बेटा तब भी सॉल्ट ही बनेगा क्योंकि एसिड और बेस ही मिल रहे हैं, लेकिन उसका पीएच कितना होगा,
देखो दोनों ही वीक हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो वीक एसिड होते हैं यानी कि दुर्बल अम्ल और क्षारक होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट यानी आयनाइज उनका पूरा अच्छे से आयनाइज नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना आयोनाइज हो रहा है, कौन कितना टूट रहा है, इसीलिए इसका पीएच हम उतने सही एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो आप कर सकते हो वैसे, pKa pKb निकालना पड़ता है उसके लिए, वो आपकी हायर क्लास में 11th 12th में है, तो इसीलिए हम इसको अभी नहीं करेंगे। बट ये 3 आपको बिल्कुल में ध्यान में रखने हैं कि दोनों ही स्ट्रांग हो, दोनों ही ताकतवर हो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, उदासीन होगा। अगर एसिड स्ट्रांग हो तो सॉल्ट भी एसिडिक बनेगा, अम्लीय बनेगा, pH 7 से कम होगा। और यदि बेस स्ट्रांग हो तो ये सॉल्ट भी बेसिक ही बनेगा, क्षारकीय बनेगा और pH 7 से ज़्यादा होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको कुछ सॉल्ट्स पढ़ने हैं, कुछ लवण जो आपके चैप्टर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। फिर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। फिर है बेकिंग सोडा, हिंदी में भी बेकिंग सोडा ही है। वॉशिंग सोडा, हिंदी में धोने का सोडा बोलते हैं इसको। इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत है कॉपर सल्फेट, जिसमें आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, ये जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है वही है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और फिर लास्ट में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, लवण हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन वाले 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जो हम खाने वगैरह में डालते हैं, वो है NaCl। हाँ जी, तो कैसे बनता है ये? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में मिलाते हैं। देखिए ये आपको पता है ये एक अम्ल है, एसिड है, और NaOH एक बेस यानी कि क्षारक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलता है, और NaCl यानी कि सॉल्ट लवण बना देगा और H2O जल बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और मैंने आपको अभी बताया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही यदि ताकतवर अम्ल और क्षारक हों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है यानी उदासीन सॉल्ट बनता है। तो ये जो NaCl वो बेसिकली उदासीन लवण कहलाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद एक होता है रॉक सॉल्ट। ये भी वही है, आपको पता है कि ये हमें कहाँ से मिलता है? ये नमक हमें सी से यानी कि समुद्र से मिलता है। समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसमें यही नमक मिला हुआ होता है। तो करते कैसे हैं हम? ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ है कि इसको हम एवेपोरेशन की प्रोसेस से साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। रॉक सॉल्ट यानी खनिज नमक, जब इनके बड़े बड़े क्रिस्टल्स में, ठीक है, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं काफ़ी बार, अपद्रव्य यानी कि इम्प्योरिटीज, गंदगी कह सकते हैं, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं नमक के वो ब्राउन कलर के दिखते हैं यानी कि भूरे रंग के दिखते हैं। और उस भूरे रंग के सॉल्ट को होता यही है, बस थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती है उनमें, उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट यानी कि खनिज नमक। ये जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था वो बेसिकली इसी नमक के लिए किया गया था। तो ये जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, ये हमारी जीवन, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और हमारे लिए तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जितने सारे आप पढ़ोगे ना, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब में जो रॉ मटेरियल है ना, कच्चा मटेरियल, वो ये NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक ही होता है। इन्हीं की मदद से हम ये बाकी सारे सॉल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पढ़ना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाते हैं यानी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको याद होगा एल्कली हम उन बेसिस को कहते थे, क्षार हम उन क्षारकों को कहते हैं जो कि पानी में यानी जल में सोल्यूबल होते हैं,
वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और क्लोर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए इस जो NaOH को बनाने की जो प्रोसेस है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए बेटा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें बैटरी लगा रखी है, कैथोड और एनोड बना रखे हैं। आई होप आपको पता होगा कैथोड और एनोड क्या होता है। कैथोड पे माइनस का चार्ज होता है जैसे यहाँ दिखा रखा है, इसी तरह से एनोड पे प्लस का चार्ज होता है। बैटरी के होते हैं ना दो हिस्से, एक थोड़ा सा उभरा हुआ और एक थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ, राइट। तो एक माइनस और एक प्लस, ठीक। इसके बाद हम इसमें जो पानी जैसा आपको दिख रहा है वो असल में NaCl, देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि और जो सॉल्ट्स आप पढ़ेंगे जैसे कि NaOH, इनको बनाने के लिए आपको कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो पानी जैसा आपको दिख रहा है वो असल में NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि पानी में हमने उसका विलयन बना लिया है, ठीक है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक। फिर से बोल रही हूँ मैं, ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं विलयन, ये असल में NaCl का सोल्यूशन है जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखिए रिएक्शन होगी 2NaCl + 2H2O गिव राइज टू NaOH + Cl2 + H2, जिसमें कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे निकलती है, कैथोड पे आती है। जो क्लोरीन गैस है उत्पाद में यानी प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं वो एनोड पे आती है। और क्या बन जाता है, जैसे आप इसमें करंट पास करते हैं वैसे ही NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो भी कैथोड के पास ही बनता है, ठीक बेटा। तो कैसे बनेगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके। तो यहाँ समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा अभी। NaOH जिस प्रोसेस से बनता है, जिस प्रक्रिया से बनता है, उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, नेम द प्रोसेस थ्रू विच NaOH इज प्रिपेयर्ड, तो वो आ जाता है। हमने ये रिएक्शन देख ली कि असल में हमने क्या लिया, NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट साधारण नमक, उसका पानी में हमने सोल्यूशन बनाया, एक्वस सोल्यूशन, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, ब्राइन विच इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक। ये पानी में मिला हुआ है और जैसे ही हमने वो बैटरी लगा रखी है ना करंट के लिए, तो जैसे ही हमने वो पूरा सर्किट बना दिया तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये बेस है। क्या है ये, बेस है यानी कि क्षारक, ठीक। प्लस Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। ये जिसमें से H2 होती है वो किस पे निकलती है, ये हमने अभी वीडियो में देख लिया। और Cl2 वो किस पे निकलती है, हमने देखा अभी वीडियो में, ये एनोड पे निकलती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, और ये निकलती है कैथोड पे, ठीक बेटा। एनोड यानी कि जो प्लस का होता है बैटरी का, और कैथोड यानी माइनस वाला साइड, क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ गुण। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है असल में वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का होता है, सोल्यूबल इन वाटर यानी पानी में घुलने वाला होता है, और क्योंकि ये पानी में घुलने वाला होता है इसीलिए इसे हम क्षार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार यानी एल्कली। और ये किस काम आता है, सोप, डिटर्जेंट, पेपर वगैरह बनाने के काम भी आता है, ओके बेटा। अच्छा, काफ़ी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि मैम ये जो गैस बन रही है असल में कैसे क्या हो रही है रिएक्शन। तो बेटा इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूं, देखो NaCl + HOH, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर Na और ये OH आपस में मिल जाता है, NaOH। अब आप कहोगे मैम ये HCl आपस में मिल जाना चाहिए और यहाँ पर HCl हो जाना चाहिए। ऐसा ही हो जाना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि पढ़ा तो हमने यही हुआ है। देखो उल्टा रिएक्शन हो रही है ना, ये बेस यानी क्षारक, ये अम्ल, दोनों को मिला के लवण और पानी। पर बेटा ऐसा नहीं होता, जब हम लवण में पानी मिलाते हैं तो ये वाली रिएक्शन इस केस में नहीं होगी क्योंकि हमने बैटरी करंट डाल रखा है, राइट। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये NaOH के साथ तो मिल जाएगा, पर ये नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर ये 2 लिख रखे हैं, ये भी 2 लिख रखे हैं। आई होप आपको बैलेंसिंग याद होगी। जब ऐसा हो जाएगा तो ये H2 है ना, ये H2 गैस बना देगा, और ऐसे ये Cl भी 2 है तो ये Cl2 गैस बना देगा। क्लियर बेटा।
ये गैस अलग पे जाएगी, ये गैस अलग पे जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस कैथोड पे जाएगी और कौन सी गैस एनोड पे जाएगी। तो बेटा ये कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी, अभी इस चैप्टर में तो नहीं है वैसे आपके कोर्स में, कभी कहीं यूज़फुल लगेगा तो मैं बताऊंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसे? विरंजक चूर्ण। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए जो हम इसे आमतौर पे बुलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और आपको इसका सिंबल यानी चिन्ह भी पता होना चाहिए CaOCl2, और आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए यानी कि Ca से कैल्शियम, फिर O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए, रासायनिक नाम। क्लियर? तो आगे देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस काम में आता होगा। बेटा ये ब्लीचिंग के काम में आता है, फिर चाहे वो हमें कपड़े ब्लीच करने हों, वुडन पल्प ब्लीच करना हो, या फिर इंडस्ट्री वगैरह में कॉटन के जो कपड़े बनते हैं उनको ब्लीच करना हो, तो उन सब के काम में ये ब्लीचिंग पाउडर आता है। काफ़ी बार हम इसे डिसइंफेक्टिंग वाटर यानी कि पानी में जो जीवाणु से मुक्ति पाने के लिए भी हम इसको ब्लीचिंग पाउडर को, थोड़े से ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। ठीक है, अब बनता कैसे है? तो देखिए जो अभी आपने देखा ना यहाँ पर कि हमने NaOH बनाया था और कौन सी गैस निकल रही थी? Cl2 गैस निकलती है ना एनोड पे। अगर हम उसी Cl2 गैस को बुझे हुए चूने यानी कि स्लेक्ड लाइन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया ना, ये CaOH होल टॉइस। देखिए केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला CaOH होल टॉइस। नाम जो इसका कॉमन है दैट इज स्लेक्ड लाइन, और जो साइंटिफिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो 3 चीजें आपको पता चल जाती हैं, फॉर्मूला, कॉमन नाम और साइंटिफिक नाम। ठीक, जब आप उसमें Cl2 गैस मिला देंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी और क्या बना देगी? CaOCl2 प्लस H2O। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन आपको याद करनी है, कुछ यूजेस आपको याद करने हैं, और रिएक्शन याद हो जाएगी तो अभिक्रिया अगर आपको याद हो जाएगी, यूजेस याद हो जाएंगे, तो जो आपका एक नंबर का आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा। क्लियर? तो ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हिंदी में बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये इसका कॉमन नाम है। ठीक है, जो हम लोग आसपास एवं आम भाषा में बोल देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3, और जो साइंटिफिक नेम है वो है सोडियम। देखिए Na का सोडियम, फिर H का हाइड्रोजन और CO3 का कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आप सॉल्ट पढ़ रहे हैं उसमें फॉर्मूला आपको याद करना है, कॉमन नेम याद करना है, साधारण नाम जो हम उनको बोलते हैं, और एक साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो किस काम में यूज़ होते होंगे? बेक करने में। बेक मतलब बिस्किट्स बनाने में, या आप जो केक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसके अलावा ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो वो सब में बेक करने का जो भी काम होता है उसमें ये बेकिंग सोडा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है वो भी अभी बताऊंगी। इसी तरह से बेकिंग पाउडर बनाने में, अब देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है दोनों एक ही है। काम दोनों का ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बेकिंग सोडा असल में NaHCO3 है, ठीक है, और जो बेकिंग पाउडर है उसमें बेकिंग सोडा तो होता ही है, साथ में एक थोड़ा सा अम्ल भी होता है, एसिड भी होता है, टार्टरिक एसिड थोड़ा सा होता है, खाने वाला ही होता है। तो दोनों को मिला के जब इसमें टार्टरिक एसिड मिला देंगे, अम्ल, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर बेटा? काम दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही है। इस तरह से एंटासिड बनाने के लिए, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि जब हमारे पेट में गैस जो एसिड है वो बढ़ जाता है, तो यानी अम्ल HCl, उसको कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम बेस यानी क्षारक का उपयोग करते हैं। तो उसमें भी हम बेकिंग सोडा
को उपयोग में लाते हैं, ठीक है, उसका भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम एंटासिड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा? अब देखते हैं कि बनता कैसे है, रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया। NaCl, देखिए फिर वही आ गया ना, मैंने बोला ना NaCl हर जगह काम में आएगा। तो NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, उसमें पानी मिलाएंगे H2O, CO2 मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 यानी अमोनिया। ये सब जब मिला देंगे, रिएक्टेंट है, एरो के इस तरफ सारे क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये बनता है। खैर हमें इससे काम नहीं है। हाँ, और क्या बनता है, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया से, ये प्रोसेस से हमारे पास बेकिंग सोडा बनता है। अब बात आती है गर्म करने पर। देखिए मैंने बोला ना केक वगैरह में डालते हैं ये बेक करने के लिए, तो क्यों डालते हैं, क्या कारण है कि वो जो फूल जाता है ना आपका बिस्किट हो या ढोकला हो या केक वगैरह हो, क्यों फूलता है। देखिए जैसे ही आप इस बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो ये NaHCO3, ये देखिए एरो डाला और ये ट्रायंगल यानी हीट का निशान है, ऊष्मा दे रहे हैं आप, तो ये टूट जाएगा। टूटेगा तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2, ये गैस है। क्या है ये, गैस। गर्म करने पर यही टूट जाता है बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी, क्योंकि मैंने बताया ना उसमें भी बेकिंग सोडा होता ही है बेकिंग पाउडर में। तो ये टूट जाएंगे और कौन सी गैस छोड़ेंगे, CO2। वही गैस ऊपर उठने की कोशिश करती है और आपका केक जो है वो फ्लफी यानी कि फूल जाता है। ठीक बेटा, तो ये बात हो गई आपके बेकिंग सोडा की। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, ये जनरल नाम है, कॉमन नाम है, आम भाषा में हम इसे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये डॉट क्या है बेटा, आपने 9th स्टैंडर्ड में एक पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट, या इसके अभी नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, तब आप समझ जाना कि ये डॉट 10H2O क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसका जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है सोडियम कार्बोनेट। समझ आ गई बात? तो ये 3 चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है या फिर उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक, रासायनिक नाम क्या है। अब आता है ये बनता कैसे है। तो देखिए इससे पहले वाले सेक्शन में आपने देखा कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था केक वगैरह कैसे बनता है, तो क्या बनता है, ये टूट जाता है और बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये देख रहे हैं ना Na2CO3, जब इसी Na2CO3 में पानी मिला दें हम 10H2O, तो फिर ये बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसको हम बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। अब क्वेश्चन ये देखो, ये है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं तो सिर्फ इसको क्या कहते हैं, आता है ना, इसमें तो 10H2O नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बेटा सोडा ऐश। हिंदी में भी आई गेस सोडा ऐश ही बोलते होंगे, हिंदी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक। अब देखिए 10H2O क्या है, मैंने बताया, अभी हम देखेंगे। अब इसे यूजेस क्या है इसके, जैसा नाम ही बता रहा है वॉशिंग सोडा धोने के काम आता है, तो क्या देखिए, क्लिनजिंग एजेंट यानी हर तरह की सफाई करने के काम आता है ये। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो आपने देखा होगा पानी, एक तो मीठा पानी होता है जो आप पी सकते हो, एक दूसरा खारा पानी होता है जिसमें साबुन भी अच्छे से झाग नहीं आता उसका, तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। उस तरह के पानी को क्या बोलते हैं हम, हार्ड वाटर, कठोर जल। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यानी पीने लायक बनाने के लिए भी, जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक बेटा। अब ये नहीं कि आप सोचो वॉशिंग सोडा ले आए और समर सीवर वाले पानी में मिला दिया, ऐसा नहीं होगा, उसका एक करने का तरीका होता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ठीक। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की, यानी क्रिस्टलीकरण की। मैंने बताया ना अभी हम पढ़ेंगे कि ये डॉट 10H2O क्या होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, हिंदी में क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इसे। देखिए आपने 9th में जो एग्जाम्पल पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा CuSO4 डॉट 5H2O यानी कॉपर सल्फेट का, ठीक।
प्रैक्टिकल भी किया है आपने इसका। ये जो होता है वो ब्लू कलर का यानी नीले कलर का होता है, और जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये वाइट कलर का दिखता है आपको। किस कलर का दिखता है? वाइट पाउडर दिखता है। याद आ रहा होगा आई गेस। असल में होता क्या है, जैसे ही आप इसको गर्म करते हो तो ये जो 5H2O है लगा हुआ ना इस पे, ये उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो अब गर्म करने के बाद जो बचा वो बचा CuSO4, सिर्फ CuSO4, जो कि वाइट कलर का होता है। अगर इसे थोड़ी देर रख दोगे या इसमें थोड़ा सा पानी मिला दोगे, मॉइस्चर मिला दोगे, तो वापस से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, वापस से CuSO4.5H2O बन जाएगा और वापस से ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, याद आया ना ये? तो बेटा यही होता है, ये जो साथ में डॉट लगा हुआ है ना, डॉट 5H2O, इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल यहां पर भी यही है, देखो Na2CO3.10H2O। ठीक, इसको हम गर्म करेंगे तो भी ये 10H2O चला जाएगा और बच क्या जाएगा? Na2CO3, और इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। ये है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, और ये है सोडा ऐश। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखूं, परिभाषा देखूं, तो देखिए क्या होती है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि लवण की एक फॉर्मूला इकाई में उपस्थित जल के अणु की संख्या। जैसे अगर मैं इसमें कहूँ, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, कितने क्रिस्टलीकरण के जल के अणु होते हैं, तो आप कहेंगे 5। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 10। क्लियर? ऐसी और भी एग्जाम्पल हैं, आप आगे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें भी क्रिस्टलीकरण के जल के अणु होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिप्सम में भी होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप ये कतई मत समझ लेना कि ये जो है वो देखने में गीला गीला होगा। जैसे आप कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का होता है, वो देखने में गीला नहीं होता। ठीक है, आप ऐसा मत समझ लें, आपने देखा भी होगा, वो बड़े सुंदर से क्रिस्टल्स होते हैं, गीले नहीं होते। पर असल में ये पानी के, ये जल के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये चाहिए होते हैं ताकि इसके क्रिस्टल, सुंदर सुंदर क्रिस्टल बन पाए। अगर ये हमने इसे गर्म कर दिया तो ये तो उड़ गए, तब क्या ये क्रिस्टल रहेगा? नहीं, ये पाउडर सा बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीनी आप पीस लेते हैं पाउडर, और एक चीनी आप क्रिस्टल्स देखते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, उस तरह का है। ये कुछ अणु मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जिससे इसके क्रिस्टल्स बने रहें। जैसे ही गर्म करने पर ये चले जाएंगे तो ये पाउडरी पाउडरी हो जाएगा, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। ओके बेटा, तो इसके बाद अब जो आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O। हाफ H2O मैंने अभी आपको बताया, ये जो डॉट के बाद लगा रहता है, इसका मतलब होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण का जल है जो कि चाहिए होगा इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये उसका कॉमन नेम हो गया, और जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम SO4 सल्फेट, और आधे को हम हेमी कहते हैं या हिंदी में अर्ध कहते हैं, H2O हाइड्रेट। ठीक है, अब आप कहोगे वाटर क्यों नहीं कहते? बेटा ये क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का है इसीलिए इसे हाइड्रेट बोलेंगे, यहाँ पे वाटर नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं बनता कैसे है। ये जिप्सम से बनता है, जिप्सम भी एक केमिकल ही है, और इसमें भी देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है CaSO4.2H2O। अब ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में फर्क क्या है। जिप्सम में .2H2O होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में .12H2O यानी आधा H2O होता है। जब हम इसे हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दो में से आधा ही रह जाता है और 1.5 निकल जाता है। तो ये जो बचा CaSO4.12H2O, इसे बोलेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, और 1.5 जो है 1.5 वो निकल जाएगा या उड़ जाएगा कह सकते हैं। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये भी चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना, और ज़्यादा गर्म करोगे तो ये भी चला जाएगा। ठीक, इसीलिए हमें 100 डिग्री पे ही गर्म करना है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण क्या है इसके? ये वाइट कलर का होता है,
और किस किस काम में आता है? टॉयज़ बनाने के काम में आता है, जो खिलौने होते हैं। डेकोरेटिव पीसेस जो आपके बनते हैं ना, वो डेकोरेशन के। चौक बनाने के भी काम में आता है। जो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, वो जो प्लास्टर चढ़ता है फ्रैक्चर्ड बोन्स पे, उसमें ये काम में आता है। स्टैच्यूज़ बनाने के काम में आता है। तो बहुत सारे मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसे हम पीओपी भी कहते हैं, पीओपी। और ये बिल्कुल वही वाली पीओपी है जो आपके घर की छतों पे लगी रहती है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जम जाती है वैसे, तो ये वही वाली पीओपी है। ठीक, तो इसके साथ बेटा आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।